Hello students, I am ML Goyal. Welcome to ML Goyal Accountancy Classes. मुझे विश्वास है कि हिंदी भाषी प्रदेशों में इस चैनल को बहुत ही पसंद किया जा रहा है और मेरी जो आवाज़ है वह अकाउंटेंसी पढ़ने वाले उन विद्यार्थियों तक, प्रतियोगी परीक्षा देने वाले प्रतियोगी तक और शिक्षक बंधुओं तक अवश्य पहुंच रही है और आप लोग इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं, मुझे बहुत ही प्रसन्नता है। हम समझ रहे थे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। अब तक पार्ट 1 और पार्ट 2 के माध्यम से बहुत सारी बातें मैंने आपको समझाई है। जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में कहा था कि हम समझने वाले हैं कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कैसे बनता है। तो चलिए देर किस बात की है, प्रारंभ करते हैं। आपके समक्ष एक प्रारूप दिया हुआ है। उस फॉर्मेट में देखिए, शीर्षक में हम लिखेंगे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण शब्द है एज ऑन। एज ऑन का तात्पर्य है कि जिस तिथि को हम यह स्टेटमेंट बना रहे हैं उस तिथि को ही पासबुक और कैश बुक दोनों के बैलेंस का मिलान हो रहा है और उसी दिन अंतर के कारण भी जान रहे हैं। तो उसी तिथि की बात है, उसके एक दिन पहले और एक दिन बाद परिस्थिति में परिवर्तन आ सकता है। तो आपको इस्तेमाल करना है एज ऑन और डेट लगा देनी है, जैसे कि 31 मार्च 2023। इसी प्रकार से जो आपको प्रश्न में दी हुई है, ये पर्टिकुलर है जहाँ पे आपको अंतर के कारण आदि लिखना है। अमाउंट में डिटेल अमाउंट है और टोटल अमाउंट है। चलिए समझते हैं कैसे करना है। सबसे पहली बात, बैंक समाधान विवरण बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें जो पहला पॉइंट है उसको बहुत ध्यान समझिए। रोकड़ बही के बैंक कॉलम का शेष या पासबुक का शेष आधार के रूप में लेना। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास में दो बैलेंस है, एक तो कैश बुक के बैंक कॉलम का बैलेंस और एक है पासबुक का बैलेंस। कौन सा बैलेंस आपको लेना है? क्लोजिंग बैलेंस। और यह बैलेंस आपको प्रश्न में दिया होगा। तो करना क्या है, आपको दोनों बही में से एक बही का बैलेंस बेस के रूप में लेना है। और करना क्या, देखिए, राशि से पहले प्लस या माइनस का निशान या चिन्ह लगाना है। जो भी अमाउंट आपको दिया है उसको बेस के रूप में लीजिए और अमाउंट के सामने माइनस या प्लस का निशान लगाना है। अब माइनस का निशान किसके आगे लगाना है? सीधी सी बात है, ओवरड्राफ्ट। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट है तो उसके आगे माइनस का चिन्ह लगेगा। और यह ओवरड्राफ्ट कौन सा होता है? कैश बुक का सीआर बैलेंस और पासबुक का डीआर बैलेंस। देखिए रहा बैलेंस ऑफ कैश बुक। अगर कैश बुक का बैलेंस आपने आधार के रूप में लिया है तो डीआर बैलेंस होने पे प्लस का चिन्ह लगाइए। इससे मालूम चलता है कि राशि हमारी बैंक में जमा है। और सीआर बैलेंस है तो चिन्ह लगाइए कौन सा? माइनस का। अमाउंट से पहले जो भी अमाउंट आपको दी है आप लिखोगे, उससे पहले आपको लिखना है। बैलेंस ऑफ पासबुक। अगर आपको प्रश्न में पासबुक का बैलेंस दिया है तो वह बेस के रूप में लेंगे और डीआर बैलेंस के आगे तो लगाना है माइनस, क्योंकि पासबुक का डीआर बैलेंस बैंक ओवरड्राफ्ट दर्शाता है। सीआर बैलेंस अगर है तो प्लस का चिन्ह लगाना है। क्लियर? इस पॉइंट को समझते हैं इसी उदाहरण में। तो सबसे पहले हमने लिया है डीआर बैलेंस एज पर कैश बुक। प्रश्न में ये आपको दिया होगा। मान लीजिए यह अमाउंट कितना है? 1000। तो ये 1000 रुपीज हमने लिख दिया। रही बात प्लस का चिन्ह लगाने की, तो प्लस का चिन्ह स्वतः होता है, लगाने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट को समझिए। दूसरा पॉइंट, अंतर के कारण का प्रभाव देखना। अब देखिए, जो भी अंतर का कारण है उसका प्रभाव देखना है। और प्रभाव कैसे देखना है, समझिए इसको। यदि कैश बुक का शेष आधार है तो प्रभाव किसका देखेंगे? पासबुक पर देखना है। क्लियर? जैसे कि प्रश्न में डीआर बैलेंस एज पर कैश बुक, तो अंतर के कारण का जो प्रभाव है वह देखना है पासबुक के ऊपर। यदि पासबुक का शेष आधार है तो प्रभाव देखना है किस पर? कैश बुक पर। अब आप समझ गए हैं, जो भी बेस आपने लिया है उसका उल्टी जो बही है उस पर प्रभाव देखना है। अब समझते हैं बिंदु संख्या 3 को। जिस बही
पासबुक या कैशबुक का प्रभाव देखा जा रहा है, उसमें वृद्धि हो रही है, तो अंतर के कारण की राशि को ऐड कीजिए। और अगर कमी हो रही है तो अंतर के कारण राशि को लेस कर दीजिए। सीधी सी बात है। पॉइंट का आपको समझ में आ गया होगा कि जो बेस आपने लिया है उस बेस के उल्टा, कैशबुक का बेस है तो पासबुक, पासबुक का बेस है तो कैशबुक, यहाँ पर बेस कैशबुक है, तो आपको प्रभाव देखना है पासबुक का, जो कि बिंदु संख्या 2 में समझाया गया। अब प्रभाव के अंदर करना क्या है, अगर मान लीजिए उस बही में यहाँ पर पासबुक, पासबुक के अंदर अंतर के कारण से वृद्धि हो रही है तो ऐड कर दीजिए, और अगर कमी हो रही है तो लेस कर दीजिए। जैसे पॉइंट है चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अब समझिए इसको, कैश बुक तो आपका बेस है, प्रभाव किसका देखना है, पासबुक का, तो केवल अब पासबुक का प्रभाव ही सभी पॉइंट में आपको देखना है। तो चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, अगर हमने चेक किसी को दिया है और उसने भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं किया है तो हमारी पासबुक के अंदर शेष बढ़ेगा या घटेगा, डेफिनेटली वृद्धि होगी, तो हम इसको ऐड कर रहे हैं। अब मान लीजिए यह अमाउंट कितना है, 500 रुपीज़, तो ये राशि हमने यहाँ पर लिख दी है। नेक्स्ट पॉइंट समझिए, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। बैंक ने क्या किया, हमारी जमा पर हमें ब्याज दिया जिसकी जानकारी हमको नहीं है, तो बताइए पासबुक के अंदर वृद्धि हुई या कमी हुई, डेफिनेटली वृद्धि हुई, और इसको हम क्या कर देंगे प्लस। मान लीजिए अमाउंट कितना है 200 रुपीज़, तो ये हमने 200 लिख दिया। अब देखिए ऐड वाली जो पॉइंट है अगर पूरे हो गए हैं तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की जो अमाउंट है उसको जोड़ करके अगले कॉलम में लिख देंगे, ये हो गया 700। अब इस अमाउंट में इसको ऐड कर दीजिए, तो अमाउंट कितना हो गया 1700। अब नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं जो कि लेस की गई है। देखिए चेक सेंड फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड, हमने चेक संग्रह के लिए बैंक में भेजा, कैश बुक के अंदर बढ़ा दिया, पासबुक के अंदर नहीं बढ़ा, तो पासबुक के अंदर कमी हो गई, इसलिए इस पॉइंट को कर दिया लेस। मान लीजिए ये अमाउंट कितना है 400 रुपीज़, ये हमने लिख दिया 400। इसी प्रकार से बैंक चार्ज डेबिटेड बाय बैंक, इसका मतलब क्या हुआ कि बैंक ने अपनी सेवाओं के लिए कुछ चार्ज लगाया और पासबुक में से कम कर दिया, तो पासबुक में कमी तो लेस कर दीजिए। मान लीजिए अमाउंट कितना होता है 100 रुपीज़। इस प्रकार ऐड वाले जो पॉइंट हैं उनको ऐड करके हमने आगे लिखा, लेस वाले जो पॉइंट है उनको हमने लिख दिया, और अब लिख देते हैं इसको आगे 400 और 100 हो गया कितना 500। देखिए आपके सामने अब बारी आती है अंतिम ज्ञात राशि की। समझिए इसको, अंतिम ज्ञात जो राशि है वह राशि कौन सी होगी, समझिए। सबसे पहली बात है, जो आपने बेस लिया है, जिस कैशबुक से या पासबुक से लिया है और जिसका आपने प्रभाव देखा है, तो जो बैलेंस होगा वह उस बही का होगा जिसका आपने प्रभाव देखा है। अर्थात अगर बेस आपने कैशबुक लिया है तो जो राशि ज्ञात होगी वह कौन सी होगी, पासबुक की होगी। समझिए इसको, यदि आधार कैशबुक है तो ज्ञात राशि पासबुक का शेष होगा, क्लियर। और यदि आधार पासबुक है तो ज्ञात राशि कैशबुक का शेष होगा। इसको आपको अच्छी तरह से समझ लेना है। यहाँ अगर कैशबुक है तो नीचे बैलेंस जो निकलेगा, जो ज्ञात राशि होगी वह पासबुक की होगी, और अगर यहाँ पासबुक है तो जो ज्ञात राशि है वह राशि किसकी होगी, कैशबुक की। नेक्स्ट पॉइंट समझिए, यदि अंतिम ज्ञात राशि माइनस में है, अर्थात बैंक ओवरड्राफ्ट है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा समझना आपको। यदि आधार कैशबुक है तो आपको लिखना है डीआर बैलेंस एज पर पासबुक। समझिए, डीआर बैलेंस एज पर पासबुक। और यदि आधार पासबुक है तो जो ज्ञात राशि है उसको लिखना है सीआर बैलेंस एज पर कैशबुक। और अगर राशि प्लस में है तब तो कोई बात ही नहीं है। तो इस पॉइंट को भी समझ लीजिए। देखिए, यदि ज्ञात राशि प्लस में है तो ज्ञात राशि आपको क्या लिखनी है,
आधार अगर कैश बुक है तो आपको लिखना है CR बैलेंस एज पर पासबुक, और यदि आधार पासबुक है तो आपको लिखना है DR बैलेंस एज पर कैश बुक। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर आधार क्या है, कैश बुक है, तो ये ज्ञात राशि है वह प्लस में है, तो हम प्लस में क्या लिखेंगे, लिखना तो क्या है अगली बही मतलब पासबुक, लेकिन बैलेंस कौन सा होगा, CR बैलेंस, CR बैलेंस एज पर पासबुक। और देखिए 1700 में से 500 घटा दिए हमने, ये लिखे 1200। तो फिर से इस पॉइंट को बहुत संक्षेप में समझ लीजिए कि जो ज्ञात राशि है उसे हम क्या लिखेंगे। यदि आधार हमारा कैश बुक है तो ज्ञात राशि पासबुक की होगी, यदि आधार हमारी पासबुक है तो ज्ञात राशि कैश बुक की होगी। और अगर मान लीजिए जो राशि आई है वह माइनस में है तो इसका मतलब है ओवरड्राफ्ट। तो ओवरड्राफ्ट के लिए हम क्या लिखते हैं, कैश बुक के लिए लिखते हैं क्या, CR बैलेंस एज पर कैश बुक, और पासबुक के लिए लिखते हैं DR बैलेंस एज पर पासबुक। क्लियर। तो यह थी बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने का प्रोसेस या प्रक्रिया। अब इसको एक बार आप लोग रिवाइंड करके अवश्य समझिए, एक के बाद एक बिंदु को समझिए, नहीं समझ में आता है फिर से रिवाइंड कीजिए और फिर से समझिए। आपको प्रोसेस की जो स्टेप है वह याद करने या समझने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम पार्ट 4 में प्रश्न लेंगे और उस प्रश्न को अच्छे से हल करेंगे, तब आपके ध्यान में होना चाहिए कि इसका प्रोसेस क्या है। अगर आपको यह पार्ट 3 पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसके लिंक को अपने मित्रों तक शेयर कीजिए। मैं शीघ्र ही हाजिर होता हूँ बैंक रिकॉन्सिलिएशन पार्ट 4। तब तक के लिए नमस्कार।